हेलो स्टूडेंट्स। 7 नवंबर 2024 की मुख्य करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 7 नवंबर 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज की क्लास की हम शुरुआत करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज के साथ। तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार, इंटरनेशनल लेवल पर बन रहे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ राष्ट्रीय समाचार, कुछ स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स एंड प्लान्स पर चर्चा करेंगे। कुछ राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं, प्लान्स हैं, स्कीम्स हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। बैंक और फाइनेंस से कोई बैंक अश्योरेंस पार्टनरशिप है, किसी बैंक ने कोई एमओयू साइन किया है या इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज बनती है तो वो कवर करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस न्यूज देखेंगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड समाचार देखेंगे। रीसेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स, रीसेंट जो खेल समाचार हैं उन पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण दिनों से रिलेटेड अगर कोई खबरें बनती हैं तो उस पर चर्चा करेंगे। पुस्तकें और लेखक से रिलेटेड समाचार, रैंक और रिपोर्ट से रिलेटेड हम समाचार देखेंगे। ऑब्चुरी न्यूज देखेंगे, रीसेंट अगर कोई पर्सनैलिटी है उसकी डेथ हुई है तो उससे रिलेटेड शोक समाचार देखेंगे। पुरस्कार और मान्यताओं से रिलेटेड समाचार देखेंगे और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे क्विक समरी और सारांश कि आज के लेक्चर में हमने क्या इंपॉर्टेंट डिस्कस किया है। क्लियर? तो शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियों को हटा देंगे। हमारी पहली न्यूज है इंटरनेशनल न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय समाचार। तो इंटरनेशनल न्यूज में अगर मैं बात करूं तो मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू ने रूसी हस्तक्षेप के दावों के बीच अपना दूसरा कार्यकाल जीता है। तो अपने सेकंड टेन्योर के लिए मोल्दोवा की राष्ट्रपति कौन बनी है? माया सांडू। तो नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं एक बार इससे क्या न्यूज बन सकती है। तो मोल्दोवा की प्रो पश्चिमी राष्ट्रपति माया सांडू ने एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धा राष्ट्रीय चुनाव में दूसरा कार्यकाल जीता है। चुनाव में हस्तक्षेप, वोट खरीदने और धमकी देने के आरोप भी लगे हैं। सांधु ने अपने रूस समर्थन प्रतिद्वंदी अलेक्जेंडर स्टोयानग्लो के खिलाफ 55% वोट हासिल किए, जिन्होंने 45% वोट प्राप्त किए थे। उनकी जीत को मोल्दोवा के यूरोपीय संघ में एकीकरण की दृष्टि में एक निर्णायक धक्का के रूप में देखा जा रहा है, जो गहरे भू राजनीतिक तनाव और आंतरिक विभाजनों को भी दर्शाता है। तो याद रखना है मोल्दोवा की राष्ट्रपति। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है, स्विट्जरलैंड का बुर्का प्रतिबंध कानून 2025 में प्रभावी होगा। तो 1 जनवरी 2025 से स्विट्जरलैंड में बुर्का प्रतिबंध कानून क्या होगा? लागू होगा। कानून सार्वजनिक स्थलों पर चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध लगाता है और इसे 2021 के करीबी जनमत संग्रह में मंजूरी दी गई थी। प्रतिबंध ने महत्वपूर्ण बहस और आलोचना को जन्म दिया, विशेष रूप से मुस्लिम संगठन ने। कानून का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा और सामाजिक एकीकरण के मुद्दों को संबोधित करना है। तो स्विट्जरलैंड का बुर्का प्रतिबंध कानून 2025 में प्रभावी होगा। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज ही है, EIB ग्लोबल, जिसे हम यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के नाम से जानते हैं, ग्लोबल ने बेंगलुरु उपनगरीय रेलवे परियोजना के लिए 300 मिलियन यूरो के ऋण को मंजूरी दी है। तो दो ऑर्गेनाइजेशन है, EIB जिसने अभी क्या मिला है, बेंगलुरु में सबर्न रेलवे प्रोजेक्ट के लिए 300 मिलियन यूरो लोन अप्रूव किया है। तो यूरोपियन निवेश बैंक ने बेंगलुरु कर्नाटका में बेंगलुरु उपनगरीय रेलवे परियोजना को वित्त पोषित करने के लिए लगभग 2800 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है। उपनगरीय रेलवे कुल 149 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, जिसमें 4 समर्पित रेल गलियारे होंगे। परियोजना में 58 स्टेशन और 2 डिपो का निर्माण शामिल होगा, जो कुशन कनेक्टिविटी और सुचारू संचालन सुनिश्चित करेगा। इस पहल का उद्देश्य बेंगलुरु में भीड़ भाड़ को कम करना, प्रदूषण को न्यूनतम करना, सड़क सुरक्षा को बढ़ाना और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है। तो याद रखना है, EIB ग्लोबल ने बेंगलुरु उपनगरीय रेलवे परियोजना के लिए 300 मिलियन यूरो के ऋण को मंजूरी दी है। क्लियर?
नेक्स्ट नेशनल न्यूज है, कैबिनेट ने एएफसीआई के लिए 10,700 करोड़ की इक्विटी निवेश की मंजूरी दी है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय खाद्य निगम के लिए 10,700 करोड़ की इक्विटी निवेश को मंजूरी दी है। इस कदम से एफसीआई की उच्च ब्याज ऋण पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है। यह खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने और सब्सिडी के बोझ को कम करने की सरकार की नीति के अनुरूप है। वित्तीय प्रोत्साहन एफसीआई के बड़े पैमाने पर खाद्य वितरण प्रयासों का समर्थन करेगा। तो कैबिनेट ने एएफसीआई के लिए 10,700 करोड़ की इक्विटी निवेश को मंजूरी दी। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट न्यूज है ये भी। नेक्स्ट नेशनल न्यूज है, मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। तो पीएम विद्यालक्ष्मी योजना तो समझना है क्या है, एक बार समझते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, अभी उन्होंने पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। योजना उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह भारत भर में शीर्ष 860 गुणवत्ता उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए बिना गारंटी और बिना जमानत के ऋण सुनिश्चित करता है। 3600 करोड़ के खर्च के साथ यह योजना प्रतिवर्ष 22 लाख छात्रों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखती है। क्लियर? तो उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिला लेने के लिए बिना गारंटी और बिना जमानत के यह बेसिकली जो पीएम विद्यालक्ष्मी योजना है, यह ऋण बेसिकली प्रदान करेगी छात्रों को। नेक्स्ट नेशनल न्यूज है, गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने नई दिल्ली में जनगणना भवन में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया और सीआरएस मोबाइल ऐप लॉन्च की। तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह, गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय ने नई दिल्ली में जनगणना भवन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, जिसे भारत का लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्र हित के लिए संघर्ष और बलिदान का प्रतीक है। अमित शाह ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण को सुगम और परेशानी मुक्त बनाने के लिए सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च की है। क्लियर? 2024 के लिए 31 अक्टूबर 2024 को गृह मंत्रालय ने विभिन्न राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, केंद्रीय पुलिस संगठनों के 463 कर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षा पदक से भी सम्मानित किया। तो याद रखना है, गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में जनगणना भवन में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। नेक्स्ट नेशनल न्यूज है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली फाइनेंशियल ईयर 2024 में प्रत्यक्ष कर योगदान में शीर्ष 3 राष्ट्र हैं। तो टॉप पर महाराष्ट्र है, सेकंड नंबर पर कर्नाटका और थर्ड नंबर पर दिल्ली है। किस चीज की बात हो रही है यहाँ पर? डायरेक्ट टैक्स कंट्रीब्यूशन में। तो एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र का फाइनेंशियल ईयर 24 में प्रत्यक्ष कर राजस्व में सबसे अधिक हिस्सा है, जो लगभग 38.9% है। कर्नाटका ने 11.9% का योगदान दिया और दिल्ली 10.4% हिस्सेदारी के बाद तीसरे स्थान पर रहे। इसके बाद तमिलनाडु और गुजरात क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर रहे, 6.5% और 4.8% योगदान के साथ। तो यह 7 वर्षों में पहली बार है जब कर्नाटका ने प्रत्यक्ष कर योगदान में दिल्ली को पीछे छोड़ दिया है। वित्त वर्ष 2024 में प्रत्यक्ष कर अब कुल कर राजस्व का 56.7% है, जो 14 वर्षों में सबसे अधिक योगदान है, जिसमें व्यक्तिगत आयकर संग्रह कॉर्पोरेट कर संग्रह से अधिक है। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली में प्रत्यक्ष कर या दिल्ली फाइनेंशियल ईयर 2024 में एसबीआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डायरेक्ट टैक्स में टॉप स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेट न्यूज है, निगोल चकोबा फेस्टिवल। तो कई बार पूछ लिया जाता है निगोल चकोबा त्योहार कहां पर मनाया जाता है। तो मणिपुर में हर्षोल्लास के साथ निगोल चकोबा त्योहार मनाया गया है। तो त्योहार पारंपरिक रूप से मीते कैलेंडर के हियांग के चंद्र महीने के दूसरे दिन मनाया जाता है। यह परिवार के बंधन और एकता का प्रतीक है। राज्य भर में उत्सव ने व्यापक भागीदारी और धार्मिक उत्साह देखा है। तो मणिपुर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया निगोल चकोबा फेस्टिवल। नेक्स्ट स्टेट न्यूज है, यूपी कैबिनेट ने 3,706 करोड़ के एचसीएल फोक्सोन सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को क्या दी है? मंजूरी दी है।
तो उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने एक प्रमुख सेमीकंडक्टर निर्माण परियोजना को मंजूरी दी है। यह परियोजना एचसीएल टेक की सहायक कंपनी वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट द्वारा फॉक्सकॉन के साथ साझेदारी में संचालित है। इसमें 3,706 करोड़ का निवेश शामिल है और इसे यमुना एक्सप्रेसवे के साथ स्थापित किया जाएगा। यह सुविधा भारत की अर्धचालक उत्पादन क्षमताओं को मजबूत करने का भी लक्ष्य रखती है। तो यूपी कैबिनेट ने 3,706 करोड़ के एचसीएल फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। नेक्स्ट स्टेट न्यूज है, तेलंगाना ने राज्यव्यापी जाति जनगणना शुरू की है। तो तेलंगाना के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री पोनम प्रभाकर ने राज्यव्यापी घर घर सर्वेक्षण की शुरुआत की है। सर्वेक्षण राज्य योजना विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य तेलंगाना के सभी घरों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जाति और शैक्षणिक स्थिति पर व्यापक डेटा एकत्रित करना है। इस पहल को आधिकारिक रूप से हैदराबाद में ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम कार्यालय में शुरू किया गया है। क्लियर? तो तेलंगाना ने राज्यव्यापी जाति जनगणना शुरू की। नेक्स्ट स्टेट न्यूज है, मध्य प्रदेश राजस्थान ने चीता परियोजना के लिए संयुक्त पैनल बनाया है। तो किस किस स्टेट ने ज्वाइंट पैनल बनाया है चीता प्रोजेक्ट के लिए? मध्य प्रदेश और राजस्थान ने। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच एक संयुक्त गलियारा प्रबंधन समिति स्थापित की गई है। समिति का उद्देश्य मध्य प्रदेश से राजस्थान में भटकने वाले चीता घटनाओं को संबोधित करना है। यह चीता संरक्षण और उपयुक्त आवासों के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। समिति मध्य प्रदेश की कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर अभयारण्य से भविष्य में चीता स्थानांतरण को सुगम बनाएगी। तो मध्य प्रदेश से राजस्थान ने चीता परियोजना के लिए संयुक्त पैनल की शुरुआत की। नेक्स्ट स्टेट न्यूज है, बिहार के सुल्तानगंज स्टेशन का नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अजय बीनाथ धाम रखा गया है। तो बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजय बीनाथ धाम रख दिया गया है। घोषणा बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी द्वारा की गई थी। स्टेशन का नाम बदलने के प्रस्ताव को भागलपुर नगर परिषद द्वारा मंजूरी दी गई। नया नाम पूज्य हिंदू स्थल अजगेबीनाथ धाम को सम्मानित करता है। क्लियर? तो सुल्तानगंज का नाम बदल के कहां पे क्या कर दिया गया? अजबीनाथ धाम। और कहां पर है ये? बिहार के भागलपुर जिले में। नेक्स्ट स्टेट न्यूज है, $200 मिलियन का सौदा उत्तराखंड की हरित गतिशीलता और शहरी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए हस्ताक्षरित। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी क्या किया है, जो उत्तराखंड सरकार है वहां पे हरित ग्रीन मोबिलिटी और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी शहरी बुनियादे को बढ़ाने के लिए $200 मिलियन की लोन की मंजूरी दी है। तो ये एडीबी और उत्तराखंड सरकार के बीच हुआ है। इस पहल का उद्देश्य शहरी बुनियादी ढांचे को बढ़ाना और उत्तराखंड में आवश्यक सेवाओं में सुधार करना है। यह जल आपूर्ति प्रणाली, स्वच्छता, शहरी गतिशीलता और अन्य प्रमुख सार्वजनिक सुविधाओं का आधुनिकीकरण करेगा। परियोजना राज्य में सतत विकास को बढ़ावा देगी। नेक्स्ट स्टेट न्यूज है, प्रधानमंत्री मोदी ने अभी गुजरात में यात्रा की थी 28 अक्टूबर 2024 को। तो वहीं से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, एक बार देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पेस के प्रधानमंत्री पेड्रो साचिन के साथ मिलकर गुजरात के वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड कैंपस में C295 विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने गुजरात सरकार और ढोलकिया फाउंडेशन के बीच सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत विकसित अमरेली के दुधाला में भारत माता सरोवर का उद्घाटन किया। उन्होंने गुजरात के अमरेली में लगभग 4900 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भावनगर जिले में पसावी समूह संवर्धन जल आपूर्ति योजना चरण 2 की आधारशिला रखी, जिससे महुआ, तलाजा और पालीताना तालुका के 95 गांवों को लाभ मिला है। तो मोदी की 28 अक्टूबर 2024 को गुजरात यात्रा की प्रमुख बातें। नेक्स्ट स्टेट न्यूज है, हुडको अमरावती ग्रीनफील्ड राजधानी शहर के निर्माण के लिए 1100 करोड़ रुपए उधार देगा। तो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अमरावती ग्रीनफील्ड राजधानी शहर के निर्माण के लिए आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण को 11,000 करोड़ रुपए उधार देने पर सहमति व्यक्त की है।
नगर प्रशासन मंत्री पी नारायण ने अमरावती विकास के लिए एपी सरकार की योजना पर चर्चा करने के लिए हुडको के सीईओ संजय कुलश्रेष्ठ से मुलाकात की। राजधानी शहर के निर्माण के लिए राज्य सरकार के पास 26,000 करोड़ रुपए होंगे। विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक ने अमरावती के लिए 15,000 करोड़ रुपए उधार देने पर सहमति व्यक्त की है। तो हुडको अमरावती ग्रीनफील्ड राजधानी शहर के निर्माण के लिए 11,000 करोड़ रुपए उधार देगी। नेक्स्ट स्टेट न्यूज है, तेलंगाना सरकार ने सदर सम्मेलन को राज्य उत्सव घोषित किया है। तो 1 नवंबर 2024 को तेलंगाना की मुख्य सचिव शांति कुमारी ने सदर सम्मेलन को तेलंगाना का राज्य उत्सव घोषित किया। राज्य सरकार ने आयुक्तों, जीएचएमसी और सभी जिला कलेक्टरों को हर साल सदर सम्मेलन को राज्य उत्सव के रूप में मनाने का निर्देश दिया है। सदर सम्मेलन, जो दिवाली के 2 दिन बाद मनाया जाता है, एक जीवंत आयोजन है जिसे मुख्य रूप से यादव समुदाय द्वारा 1946 से आयोजित किया गया था। युवा उन्नति, पर्यटन और संस्कृति विभाग इसके आयोजन और वित्त पोषण के लिए जिम्मेदार है, जिसमें सजे हुए भैंसों की एक भव्य शोभा यात्रा शामिल है जो गर्व और भक्ति का प्रतीक है। क्लियर? नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से है। तो डाइचे बैंक ने भारत में संचालन को बढ़ावा देने के लिए 5,113 करोड़ रुपए का क्या किया है? निवेश किया है। तो डाइचे बैंक ने अपने भारतीय गतिविधियों में 5,113 करोड़ का निवेश किया है। यह हाल के वर्षों में देश में बैंक का सबसे बड़ा पूंजी निवेश है। इस कदम का उद्देश्य कॉरपोरेट निवेश और निजी बैंकिंग में विकास को वित्तपोषित करना और सेवाओं का विस्तार करना है। डाइचे बैंक की भारत शाखाओं के लिए नियामक पूंजी 33% बढ़कर लगभग 30,000 करोड़ रुपए हो गई है। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से ही है। आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। देखो, पहले तो आपको समझना चाहिए आईएफसी है क्या। आईएफसी वर्ल्ड बैंक का ही एक पार्ट है जो बेसिकली वर्ल्ड लेवल पर फाइनेंशियल इंक्लूजन को फुलफिल करने के लिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को लोन प्रोवाइड करती है। क्लियर? तो हम कह सकते हैं ये क्या है, 1956 में स्टैब्लिश वर्ल्ड बैंक का ही एक ऑर्गन है। तो आईएफसी ने जलवायु और महिला सशक्तिकरण के लिए बजाज फाइनेंस में $400 मिलियन का निवेश किया है। तो आईएफसी 1 बिलियन की धन उगाने की पहल के हिस्से के रूप में 400 मिलियन की प्रतिबद्धता कर रही है। निवेश का उद्देश्य भारत में जलवायु वित्त तक पहुंच को बढ़ाना है। यह इलेक्ट्रॉनिक वाहनों, ऊर्जा कुशल उपभोक्ता वस्तु और महिला स्वामित्व वाले सूक्ष्म उद्योगों के लिए वित्त पोषण का विस्तार करेगा। नेक्स्ट बैंक एंड फाइनेंस से है। आरबीआई ने एनबीएफसी को पूंजी बाजार से कम 25% उधारी बनाए रखने का निर्देश दिया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उनकी उधारी का कम से कम 25% पूंजी बाजार से आए। यह विनियम एनबीएफसी क्षेत्र में वित्तीय स्थिरता और जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है। भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2034 के लिए ब्याज दर आगामी 6 महीने की अवधि के लिए 7.53% प्रतिवर्ष होगी, जो 30 अक्टूबर 2024 से 29 अप्रैल 2025 तक है। आरबीआई ने सितंबर 2024 के अंत तक अपने स्वर्ण भंडार में महत्वपूर्ण वृद्धि की रिपोर्ट दी, जो कुल 854.73 मीट्रिक टन है, जिसमें से 510.46 मीट्रिक टन भारत के भीतर घरेलू रूप से संग्रहित है। नेक्स्ट डिफेंस न्यूज है। अमेरिकी, फ्रांस, आर्मेनिया भारत के शीर्ष 3 रक्षा निर्यातक ग्राहकों के रूप में उभरे हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 24 में भारतीय सैन्य उपकरणों के लिए अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया शीर्ष 3 ग्राहक के रूप में उभरे हैं, जिनमें भारत की रक्षा निर्यात ने 21,083 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड मूल्य प्राप्त किया। अमेरिका मुख्य रूप से बोइंग और लॉकहीड मार्टिन जैसे प्रमुख रक्षा ठेकेदारों द्वारा उपयोग किए जाने वाली उप प्रणाली और घटकों को आयात करता है। भारत में फ्रांस के आयात में मुख्य रूप से रक्षा अनुप्रयोगों के लिए सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल हैं। आर्मेनिया ने 155 mm बेसिकली एडवांस टोन्ड आर्टिलरी गन सिस्टम, आकाश वायु रक्षा मिशन सिस्टम और पिनाका मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम सहित तैयार हथियार प्रणालियों का आयात किया। तो अमेरिका, फ्रांस, आर्मेनिया भारत के शीर्ष 3 रक्षा निर्यात ग्राहकों के रूप में उभरे हैं। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। जिम्बाब्वे ने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिमसैट 2 लॉन्च किया है। तो जिम्बाब्वे ने रूस के वोस्टोनी कॉस्मोड्रोम में अपना दूसरा उपग्रह जिमसैट 2 लॉन्च किया है।
उपग्रह एक उच्च रेजोल्यूशन मल्टी स्पेक्ट्रम कैमरे से सुसज्जित है। यह कृषि संसाधन अन्वेषण, पर्यावरण निगरानी और आपदा प्रबंधन में सहायता करेगा। यह प्रक्षेपण जिम्बाब्वे की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और नवाचार में निरंतर प्रगति को भी दर्शाता है। तो जिम्बाब्वे ने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिमसेट-2 लॉन्च किया है। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है, विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्रोसेट। तो जापानी वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, लिग्रोसेट। क्योटो विश्वविद्यालय द्वारा सुमितो मो फॉरेस्ट्री के सहयोग से इसे विकसित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य भविष्य के अंतरिक्ष आवास और संरचना के लिए लकड़ी की संभावनाओं का पता लगाना है। यह अंतरिक्ष की चरम स्थितियों में लकड़ी की सहनशीलता का परीक्षण करने के लिए हुनों की लकड़ी का उपयोग करता है। तो पहला लकड़ी का उपग्रह आपको याद रखना है जिसका नाम क्या है, लिग्नोसेट है। तो पूछ लेगा लिग्नोसेट कैसा उपग्रह है, विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह, वुडन सैटेलाइट। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही है, इंडिया एआई और मेटा ने आईआईटी जोधपुर में सृजन जनरेटिव एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। तो सृजन किसके थ्रू लॉन्च किया गया, इंडिया एआई और मेटा के थ्रू। कहां पर लॉन्च किया गया है, बेसिकली से आईआईटी जोधपुर में इनॉग्रेट किया गया है। तो इंडियन एआई इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत मेटा प्लेटफॉर्म इंक के साथ साझेदारी में राजस्थान के आईआईटी जोधपुर में सृजन जनरेटिव एआई केंद्र का शुभारंभ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य अनुसंधान, नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा देकर भारत के ओपन सोर्स एआई परिदृश्य को सशक्त बनाना है। इंडिया एआई और मेटा ने एआईसीटीई के साथ मिलकर भारत के युवाओं को एआई में सशक्त बनाने के लिए यू विल आई पहल के लिए कौशल और क्षमता निर्माण शुरू किया है। यह साझेदारी भारत विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाले एआई अनुप्रयोगों के विकास, युवा पेशेवर और छात्रों को आवश्यक एआई कौशल से लैस करने और भारत की तकनीकी संप्रभुता की दृष्टि के अनुरूप एआई क्षमताओं को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है। तो इंडिया एआई और मेटा ने आईआईटी जोधपुर में सृजन जनरेटिव एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया। नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज है, मैक्स वेटसरपन की ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स 2024 में जीत। तो बेसिकली मैक्स वेटसरपन ने अभी ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स जीती है, वे 17वें स्थान से शुरू करते हुए। वह साओ पाउलो के इंटरलागोस सर्किट में चुनौतीपूर्ण बारिश से भरी परिस्थितियों में भी विजयी रहे। वेटसरपन की उल्लेखनीय ड्राइव ने प्रशंसकों को प्रभावित किया और कई विश्व चैंपियन से प्रशंसा प्राप्त की। यह जीत उसे लगातार चौथे विश्व चैंपियनशिप के करीब लाती है। तो मैक्स वेटसरपन की ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स 2024 में जीत। नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज है, फोर्थ एलजी कप हॉर्स पोलो 2024 टूर्नामेंट लद्दाख में उद्घाटित किया गया है। तो ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं, उन्होंने चौथे एलजी कप हॉर्स पोलो 2024 टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम गोशन द्रास में नवनिर्मित पोलो स्टेडियम में आयोजित किया गया था। युवा सेवाएं और खेल विभाग केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख द्वारा आयोजित किए गए थे। टूर्नामेंट में घुड़सवारी पोलो के पारंपरिक खेल को प्रदर्शित किया और लद्दाख में युवा विकास और खेल अवसंरचना पर जोर दिया। तो चौथा एलजी कप हॉर्स पोलो कहां पर, लद्दाख में उद्घाटित किया गया है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से आ रही है, मोयास के नाम से जानते हैं। अभी ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड को अर्जुन लाइफ टाइम अवार्ड से बदलने की घोषणा की गई है। तो युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 2024 से जीवन भर की उपलब्धियों के लिए ध्यानचंद पुरस्कार को बंद करने और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत करने की घोषणा की। अर्जुन पुरस्कार आजीवन खेल विकास में आजीवन योगदान के लिए दिया जाएगा। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में समग्र शीर्ष प्रदर्शन के लिए विश्वविद्यालय को प्रदान की जाएगी। ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार जो 2002 में स्थापित किया गया था, ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, एशियाई, कॉमनवेल्थ खेलों के क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। तो अभी ध्यानचंद को अर्जुन लाइफ टाइम अवार्ड में बदल दिया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज हैं, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस जो हमने कब मनाया है, 5 नवंबर को। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व सुनामी जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 5 नवंबर को सुनामी के विनाशकारी प्रभावों के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है।
WTAD 2024 का विषय युवा और भविष्य की पीढ़ियां है। संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण शीर्ष संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के साथ मिलकर WTAD के पालन की सुविधा प्रदान करता है। पहला WTAD 5 नवंबर 2016 को मनाया गया था। 22 दिसंबर 2025 को अपनाए गए UNGA प्रस्ताव के बाद। नेक्स्ट, बुक्स एंड ऑथर से रामचंद्र गुहा की नवीनतम पुस्तक प्रकृति से संवाद, भारतीय पर्यावरण की उत्पत्ति। तो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं रामचंद्र गुहा, जिन्होंने अपनी नवीनतम पुस्तक प्रकृति से संवाद, भारतीय पर्यावरण की उत्पत्ति जारी की है। पुस्तक भारत की अनूठी पारिस्थितिक विरासत और गहरे जड़े जमाए पर्यावरण चेतना का अन्वेषण करती है। गुहा पारंपरिक पश्चिमी पर्यावरणवाद के दृष्टिकोण को चुनौती देता है। यह कार्य भारत के पर्यावरणवाद को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं के प्रति विकसित होते हुए दर्शाता है। तो रामचंद्र गुहा की नवीनतम पुस्तक। नेक्स्ट नई पुस्तक है माउंटेन मैमल ऑफ द वर्ल्ड, जिसे MK रंजीत सिंह द्वारा लिखा गया है। अब इसे कहां पर लॉन्च की गई है? इसे दिल्ली में लॉन्च किया गया है। तो डॉक्टर MK रंजीत सिंह, जो सौराष्ट्र के वाकनेर के शाही परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने अपनी चौथी पुस्तक विश्व के पर्वतन स्तनधारी यानी माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड नामक पुस्तक प्रकाशित की है। पेंगुइन रेडम हाउस द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक दुनिया के पहाड़ों पर पाए जाने वाले बड़े स्तनधारियों के लिए एक निर्णायक मार्गदर्शिका है, जिसमें 62 प्रजातियां और 78 उप प्रजातियां शामिल हैं। पुस्तक का विमोचन पूर्व राजनेता लेखक डॉक्टर करण सिंह द्वारा नई दिल्ली में वर्ल्ड वाइड फोरम फॉर नेचर में किया गया। डॉक्टर MK रंजीत सिंह ने भारत के वन्यजीव अधिनियम 1972 पर काम किया और वन्यजीव ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और WWF टाइगर संरक्षण कार्यक्रम के क्षेत्रीय समन्वय के रूप में भी सेवा की है। तो माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट रैंक एंड रिपोर्ट से है 2024 वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक। भारत 180 देशों में से 176वें स्थान पर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल। तो भारत 2024 के वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में 180 में से कौन से स्थान पर है? ये 176वें स्थान पर है, जिसे भारत में 100 में से कुल 45.5 अंक स्कोर किए हैं। लग्जमबर्ग ने 70.8 के कुल स्कोर के साथ सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। उसके बाद एस्टोनिया और डेनमार्क शामिल हैं। सूचकांक को बेन गुरियन विश्वविद्यालय और biodb.com में गोल्डमैन सोनेनफोल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो यहाँ पे आपको भारत की रैंक याद रखनी है, कितनी रही है? 176। किसने प्रकाशित किया इसे और टॉप पर कौन रहा है? लग्जमबर्ग। नेक्स्ट UNEP की रिपोर्ट है, जिसमें बताया गया है कि 2023 में 1.5 डिग्री सेल्सियस की ओर कोई प्रगति नहीं। तो UNEP की रिपोर्ट, जिसका शीर्षक है उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2024, अब और गर्म हवा नहीं कृपया, यह दर्शाती है कि 2023 में तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तरों में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने में कोई प्रगति नहीं हुई है पिछले वर्ष की तुलना में। 2030 राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीतियों को लागू करने में अंतर परिवर्तन बना हुआ है। दुनिया औद्योगिक क्रांति के पहले के समय की तुलना में 3.1 डिग्री की गर्मी तक पहुंचने की गति पर है, जो 2015 के पेरिस समझौते में निर्धारित लक्ष्य से अधिक है। 2023 में वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन 2022 की तुलना में 1.3% बढ़कर 57.1 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड समक्ष हो गई है। नेक्स्ट ऑब्चरी न्यूज है, विवेक देवराय जो ESEPM के अध्यक्ष और पद्मश्री पुरस्कार विजेता हैं, अभी उनका क्या हो गया है? निधन हो गया। तो आर्थिक सलाहकार है प्रधानमंत्री की, जिनका 59 वर्ष की आयु में बीमारी के कारण क्या हो गया? निधन। तो देवराय एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने भारत के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया और 2015 में इसकी स्थापना को लेकर 2019 तक नीति आयोग के सदस्य के रूप में भी इन्होंने काम किया था। उन्हें 2015 में साहित्य और शिक्षा में उनके असाधारण कार्य के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया और US इंडिया बिजनेस समिट और ऑस्ट्रेलियन इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी प्राप्त हुआ। देवराय ने अर्थशास्त्र से लेकर भारतीय दर्शन तक विभिन्न विषयों पर 50 से अधिक पुस्तकों का लेखन और सहलेखन किया है। नेक्स्ट कनक राजू
पद्मश्री पुरस्कार प्राप्ता गुस्सादी नृत्य मास्टर कनक राजू का भी 84 वर्ष की आयु में बीमारी के कारण क्या हो गया, निधन हो गया। गुस्सादी तेलंगाना का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसे अविवाहित पुरुष दंडारी त्योहार के दौरान करते हैं। कनक राजू ने इस पारंपरिक नृत्य को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए 4 दशकों से अधिक समय समर्पित किया और 2021 में इसके लिए इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2022 में उन्हें तेलंगाना के आदिलाबाद में कनक राजू स्कूल ऑफ गुस्सादी डांस में मुख्य नृत्य मास्टर के रूप में भी नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट अवार्ड एंड रिकॉग्निशन से है विभा ताकुलदार को यूएई में संरक्षण नेतृत्व के लिए IUCN के हैरी मेसेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो विभा तालुकदार जो CEO है अरनायक की, अब उन्हें यूएई में क्या दिया गया है, IUCN हैरी मेसेल अवार्ड दिया गया है फॉर कंजर्वेशन लीडरशिप। यह पुरस्कार भारत में जैव विविधता की रक्षा के उद्देश्य से विभिन्न पहलुओं में उनके वन्यजीव संरक्षण नेतृत्व में महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देता है। पुरस्कार संयुक्त संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में 5वीं IUCN प्रजाति संरक्षण आयोग नेताओं की बैठक के दौरान प्रदान किए। तालुकदार ने विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत में कई संरक्षण परियोजनाओं का नेतृत्व किया और संरक्षण विषयों पर 70 से अधिक वैज्ञानिक पत्र भी लिखे हैं। क्लियर। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो 7 नवंबर 2024 के हमने डिस्कस किए। अब एक बार हम क्विक समरी रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा माया सांडू जो मोल्दोवा की राष्ट्रपति बनी है दूसरी बार। सेकंड हमने देखा स्विट्जरलैंड ने बुर्का बैन कानून पास कर दिया है जो 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। और उसके साथ साथ हमने EIB और बेंगलुरु सबर्बन रेलवे प्रोजेक्ट के लिए टाई अप देखा। स्टेट न्यूज की अगर सेंटर न्यूज या नेशनल न्यूज की अगर मैं बात करूं तो FCI ने 10,700 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूजन अप्रूव किया है कैबिनेट के लिए। और उसके साथ साथ हमने विद्या लक्ष्मी स्कीम देखी हायर एजुकेशन के लिए। उसके साथ साथ हमने देखा कि अमित शाह जी ने दिल्ली में स्टैच्यू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल का इनॉग्रेशन किया है। और SBI की हमने रिपोर्ट देखी डायरेक्ट टैक्स कॉन्ट्रीब्यूशन में। स्टेट न्यूज से हमने देखा निगोल चकोबा त्योहार जो मणिपुर में मनाया जाता है। और SCL फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट तेलंगाना ने राज्यव्यापी जनजाति गणना शुरू की है और चीता प्रोजेक्ट के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान ने हाथ मिलाया है। बिहार के रेलवे स्टेशन का नाम देखा जो सुल्तानगंज से चेंज होकर क्या हो गया, अजगैबीनाथ धाम कर दिया गया है। और उसके साथ साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उत्तराखंड को $200 मिलियन का लोन दिया है। PM मोदी की गुजरात यात्रा हमने देखी। उसके साथ साथ हमने देखा अमरावती ग्रीनफील्ड कैपिटल सिटी के डेवलपमेंट के लिए हुडको ने 11,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। और तेलंगाना ने सदर सम्मेलन स्ट्रीट फेस्टिवल डिक्लेयर किया है। बैंक से हमने डाइचे बैंक का भारत में इन्वेस्टमेंट देखा था। उसके साथ साथ IFC का बजाज फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट देखा। RBI से हमने देखा RBI ने NBFCs के लिए मैंडेट किया 25% बोरोइंग फ्रॉम कैपिटल मार्केट। डिफेंस से हमने देखा था टॉप 3 डिफेंस एक्सपोर्ट कस्टमर्स US, फ्रांस, अर्मेनिया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अगर मैं बात करूं तो जिमसेट 2 के बारे में हमने डिस्कस किया। पहला वुडन सैटेलाइट देखा हमने। लिग्नोसेट और सृजन के बारे में भी डिस्कस किया जिसे IIT जोधपुर में एस्टेब्लिश किया गया है। स्पोर्ट्स में हमने ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स देखी जिसको मैक्स वेटसरपन ने जीत लिया है। उसके साथ साथ LG कप हॉर्स पोलो का उद्घाटन लद्दाख में किया गया। और ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड्स को अर्जुन लाइफ टाइम अवार्ड्स में बदलने अनाउंस किया गया है। इंपॉर्टेंट डेज में वर्ल्ड सुनामी डे। पुरस्कारों में और पुस्तक और लेखकों में 2 पुस्तक यहाँ पर आई हैं। एक तो आई है स्पीकिंग विद नेचर और सेकंड आई है माउंटेन मेमोर ऑफ द वर्ल्ड। तो दोनों के बारे में हमने डिस्कस किया। उसके साथ साथ हमने ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स देखा जिसमें भारत की स्थिति काफी खराब रही है और भारत की रैंक 176 रही है। उसके साथ साथ हमने देखी है UNEP की रिपोर्ट क्लाइमेट चेंज और बेसिकली जो टेम्परेचर है उसको उसकी बढ़ती लगातार चिंताओं को जो दर्शा रही है। ऑब्चरी में 2 पर्सनैलिटी देखी है हमने, विवेक देवरा और मास्टर कनक राजू जिनका भी निधन हो गया। और लास्ट में हमने पुरस्कार और मान्यताओं से देखा हैरी मेसेल पुरस्कार अभी किसको दिया गया है, विभा तालुकदार को। क्लियर। तो ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जिस पे चर्चा की। आशा करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।